राम राम महाराष्ट्र, कसे आहोत? मी आशा करतो तुम्ही सगळे सुखी आणि सुरक्षित आहात. आज आपण महाराष्ट्राच्या शक्ती बिलवर एक डिस्कशन करणार आहे. रिसेंटली महाराष्ट्राच्या असेंब्लीमध्ये शक्ती बिल पास झालेला होता, त्याच्यावर आम्ही एनालिसिस करणार आहे. टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी. सभी स्टडी आईक्यू के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार. आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में. हाल ही में महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली ने शक्ति बिल पास किया. असेंबली ने यूनानिमसली इस पर्टिकुलर बिल को पास किया. ये शक्ति बिल जो है इट इज़ कनेक्टेड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. तो ये काफ़ी ज़रूरी चर्चा रहेगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन. जेंडर वायलेंस, इंडियन सोसाइटी, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे इस शक्ति बिल के प्रावधान क्या है. इस शक्ति बिल में कुछ आईपीसी की धाराएं अमेंड की गई है. पॉक्सो एक्ट जो है उसकी भी कुछ धाराएं अमेंड की गई है जो अप्लाई होगी महाराष्ट्र के लिए स्पेसिफिकली. उसमें कुछ बदलाव आए हैं, यानी कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स लाए गए हैं स्पेशली फॉर केसेस रिलेटेड टू रेप, फॉर केसेस रिलेटेड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. वहाँ पे अभी ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द खत्म की जाए. कुछ इस तरह की चेंजेस भी आए हैं. तो हम लोग जानेंगे फीचर्स ऑफ दिस बिल. साथ ही साथ अंत में हम लोग एनालिसिस करेंगे what would be the potential issues in the implementation of this particular bill whenever it becomes the act. इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी. To get to know all this information, stay with me on Study IQ. मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर. आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस. वी डू हैव अ कोर्स फॉर एमपीएससी ऑल्सो. चलिए चर्चा शुरू करते हैं. सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. आपको याद होगा 2019 में आंध्र प्रदेश की असेंबली ने पास किया था दिशा बिल या फिर दिशा एक्ट जो आया था. ये जो दिशा एक्ट था उसमें भी कुछ इसी तरह के बदलाव आए थे जहां पे स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे फॉर क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट वुमेन. रेप, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मर्डर ऑफ वुमेन, एसिड थ्रोइंग, इन सब चीज़ों के ऊपर स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे. इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द खत्म होनी है, जल्द से जल्द ट्रायल चलना है और जल्द से जल्द सजा मिले. कुछ इस तरह के बदलाव लाए थे आंध्र प्रदेश ने. अब आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ने भी अगले ही साल अनाउंस किया था कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग एन एक्ट सिमिलर टू दिशा लॉ और दिशा एक्ट, और इसका नाम महाराष्ट्र ने रखा था शक्ति. एक ड्राफ्ट बिल बना था पिछले साल जिसको इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद वो एक जॉइंट कमिटी ऑफ असेंबली को रेफर किया गया था. अब उस जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसी की बिना के ऊपर इस शक्ति बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 2021 में, विच हैज़ बीन पास्ड यूनानिमसली बाय द महाराष्ट्र असेंबली. अब आपको ध्यान ये रखना है कि महाराष्ट्र में दो हाउसेस है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है. विधानसभा में पास हो चुका है यूनानिमसली, अभी विधान परिषद जाएगा, उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा. और सिंस ये जो बिल है ये कुछ धाराएं बदलता है आईपीसी की, यानी कि आईपीसी पे जो पनिशमेंट है उसको और भी ज़्यादा करता है, इसीलिए इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट की भी जरूरत होती है. द सेम थिंग हैपेंड विद आंध्र प्रदेश बिल ऑल्सो. आई होप यू रिमेंबर. तो चलिए जानते हैं इस शक्ति बिल में एग्जैक्टली क्या है, क्या क्या बदलाव लाए गए हैं, व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व. चलिए सबसे पहली चीज क्या हुआ है, इस बिल ने इंट्रोड्यूस की है डेथ पेनल्टी, यानी कि अभी फांसी की सजा मिलेगी कुछ ऑफेंसेस के लिए. एसिड थ्रोइंग वाले ऑफेंसेस, रेप, गैंग रेप, हीनस क्राइम्स के लिए यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी गई है. अब यहाँ पे मैंडेटरी डेथ पेनल्टी होगी. हम लोग जानते हैं कि इंडिया में डेथ पेनल्टी इज वैलिड, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी होल्ड किया गया है. जुडिशियरी ने बताया कि इट इज वैलिड बट ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस. लेकिन महाराष्ट्र ने इसको अभी ऑफ्टन कर दिया फॉर एसिड केसेस, फॉर एसिड थ्रोइंग केसेस, रेप केसेस, गैंग रेप विच आर हीनस क्राइम्स. इसके अलावा इस बिल ने अभी इंक्रीज कर दी है पनिशमेंट, जो भी इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल का टर्म है, इसको इंक्रीज किया है कुछ आईपीसी की धाराओं के लिए. पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है, इसकी भी कुछ धाराओं में जो भी सजा थी पहले उसको और भी बढ़ाया है. फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो एक्ट में सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 3 से 5 साल की सजा मिलती है. अगर कॉन्विक्ट हो जाए तो 3 से 5 सालों की सजा मिलती है. शक्ति एक्ट में इसको 5 से 7 साल तक बढ़ा दिया गया. एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 5 से 7 सालों की सजा है पॉक्सो के अंडर, लेकिन शक्ति बिल में यहाँ पे 7 से 10 सालों की सजा मिलती है. वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड के लिए आईपीसी की धारा में 5 से 7 सालों की सजा है, लेकिन यहाँ पे 7 से 10 सालों की सजा मिल सकती है फॉर दीज थिंग्स. इसके अलावा दी कोर्ट कैन ऑल्सो गिव डेथ पेनल्टी. इसके अलावा और भी कुछ बदलाव आए. इस बिल ने ऐड किया है इंटिमिडेटिंग अ वुमन.
इसको भी एक क्राइम बनाया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटिमिडेटिंग अ वुमन इवन ऑन सोशल मीडिया इज ऑल्सो एन ऑफेंस। यहाँ पे सजा हो सकती है 2 साल तक की, या फिर फाइन लग सकता है 1 लाख रुपए तक। सो सोशल मीडिया को भी यहाँ पे रेगुलेट करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आपको याद रखना है यहाँ पे कि आईटी एक्ट 2000 जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वहाँ पे भी कुछ प्रोविजंस है, पीनल प्रोविजंस है, जिसके साथ ये थोड़ा सा क्लैश जरूर करता है। इसके अलावा ये बिल प्रोवाइड करता है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर जो है, वो डेटा सीक कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से भी। क्यों? क्योंकि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक अर्जी दे सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कि इस पर्टिकुलर चीज़ का हमें डेटा चाहिए, तो 7 दिनों के भीतर इन्हें डेटा प्रोवाइड करना है। अगर ये प्लेटफॉर्म्स फेल होंगे डेटा प्रोवाइड करने में तो इन्हें भी सज़ा मिल सकती है। 1 महीने तक की जेल की सज़ा हो सकती है, फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना इन पे लग सकता है। तो काफ़ी कंटेंशियस प्रोविजंस भी यहाँ पे आ चुके हैं विच मे हैव अ बेयरिंग ऑन द बिजनेस एज वेल एज बेयरिंग ऑन राइट टू प्राइवेसी। इसके अलावा यहाँ पे आईपीसी में तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी विक्टिम होता है, राइट, विक्टिम ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स, विक्टिम ऑफ रेप या फिर दूसरी जो वायलेंस के विक्टिम्स है, उनकी आइडेंटिटी को नहीं डिस्क्लोज करना है। अगर डिस्क्लोज करेंगे तो सज़ा मिलेगी, पनिशेबल, इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, फाइन भी लग सकता है। तो यहाँ पे इन क्राइम्स के लिए तो है ही है। इसके अलावा ऐड किया गया सेक्सुअल हरासमेंट के जो विक्टिम्स है उनकी भी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज हो, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग के जो विक्टिम्स है उनकी भी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो। इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव है कि जल्द से जल्द केसेस को खत्म कर दिया जाए। इस बिल में टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड टाइम फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस, डिस्पोजल ऑफ अपील को काफ़ी कम किया गया। चलिए इसको समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, नॉर्मली जब हम बात करते हैं सीआरपीसी की, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं 1973 के तहत, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए नॉर्मल अवधि कितनी है? 2 महीने की अवधि है। ये जो शक्ति बिल है 15 दिन कहता है, विच कैन बी एक्सटेंडेबल बाय अनदर 7 डेज। 15 दिनों में इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर देना है। इसके बाद जो ट्रायल चलेगा, ट्रायल को नॉर्मली सीआरपीसी में 2 महीने में खत्म करने की अवधि होती है। यहाँ पे 30 दिनों में ट्रायल भी खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन 15 दिन, ट्रायल 30 दिन। अब ट्रायल के बाद सज़ा भी जल्द से जल्द हो जाएगी करार। अगर अपील करेगा, जो भी कॉन्विक्ट होगा अपील करेगा, तो 45 दिन में अपील को भी खत्म कर देना है। इस तरह के भी बदलाव आए, यानी कि जल्द से जल्द चीज़ें खत्म हो जाएगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स लाए गए, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन एक और पहलू भी बनता है इसका। अगर समझ लीजिए किसी ने फर्जी केस कर दिया रेप का, या फर्जी केस कर दिया सेक्सुअल हरासमेंट का, तो उसके बाद तो अगर फर्जी केस है तो क्या होगा? सज़ा जल्दी से मिल जाएगी। देन इजंट इट अ प्रॉब्लम फॉर अदर पर्सन, राइट? अब इसके लिए भी इस बिल में कुछ प्रावधान लाए गए। अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करेगा और फॉल्स कंप्लेंट ट्रू हो जाएगी तो उनके ऊपर भी और ज़्यादा फाइन लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। पहले ड्राफ्ट बिल में ये 1 साल बताया गया था, फिर उसके बाद जो जॉइंट कमेटी थी उसने उसको 3 साल तक की अवधि दी है, यानी कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है एंड इट इज प्रूव्ड, देन 3 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो देयर आर सम सेफगार्ड्स आल्सो प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर शक्ति बिल, रिमेंबर, which has been passed in the assembly. It will now go to the council. After it is passed by the council, it will be assented. उसके बाद वो एक्ट बनेगा। अब प्राइमा फेसी बिल में स्ट्रिंजेंट हो चुके हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके ऊपर हमें एनालिसिस करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियली जब एक्ट बनेगा तो काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। सो व्हाट आर द इश्यूज दैट विल बी इन्वॉल्व? सबसे पहला इशू होगा, मैं कहूँगा एथिकल लेवल पे हम लोग हमेशा डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट डेथ पेनल्टी। बहुत सारे देश हैं, 140 देश हैं पूरे विश्व में, 140 से भी ज़्यादा देश हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया। बट इंडिया में डेथ पेनल्टी हम लोग और भी एक्सटेंड कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हो चुका है, छत्तीसगढ़ में हो चुका है, अभी महाराष्ट्र में भी हो चुका है डेथ पेनल्टी एक्सटेंशन फॉर मोर एंड मोर क्राइम्स। अब इन जनरल देयर इज अ डिबेट ओवर डेथ पेनल्टी, नाउ दैट वुड बी अ सेपरेट डिस्कशन इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी या फिर कंपलसरी डेथ पेनल्टी है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। ऑलरेडी जुडिशियरी इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड कर चुका है, यानी कि किसी भी लॉ में मैंडेटरी डेथ पेनल्टी नहीं हो सकती है। Although death penalty is quite judicially valid, but only in the rarest of the rare cases. सबसे पहली चीज़ है डेथ पेनल्टी इज एन इशू। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डेथ पेनल्टी एज अ डेटरेंट, इसके ऊपर भी हमारे पास लिटरेचर नहीं मिलेगा कि डेथ पेनल्टी की थ्रेट की वजह से क्राइम्स कम हो जाए या फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कम हो जाए। इस तरह का भी डेटा हमारे पास नहीं है कि डेथ पेनल्टी के थ्रेट से क्या क्राइम्स कम हुए हैं, नहीं। रिफॉर्मेशन का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। उसके लिए
rigorous imprisonment can be one of the option instead of death penalty. That is one of the, I would say, ethical discussion. इसके अलावा अगर हम लोग प्रूडेंसी के पर्सपेक्टिव से बात करें, काफ़ी शॉर्ट टाइमलाइन दी गई है इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए. अब सवाल ये उठता है, इज इट फिजिकली पॉसिबल? मैंने आपको बताया कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म कर देनी है, 30 दिनों में ट्रायल खत्म हो जाना है, 45 दिनों में अपील भी खत्म हो जाना है. इज इट फिजिकली पॉसिबल इन इंडिया? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, चलिए डेटा के, केसेस पेंडिंग, ये 2019 का डेटा है, केसेस पेंडिंग ट्रायल फ्रॉम 2018 पूरे इंडिया में रेप के केसेस थे 1 लाख से भी ज़्यादा, एसिड अटैक के केसेस 375 के आसपास. केसेस सेंट फॉर ट्रायल ड्यूरिंग 2019 24,000 के आसपास केसेस थे. तो पेंडिंग केसेस कितने थे? 90% रेप केसेस हैव बीन पेंडिंग, 95% एसिड अटैक केसेस हैव बीन पेंडिंग. अगर महाराष्ट्र की बात करें, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, उसमें 94% केसेस हैव बीन पेंडिंग. अब इमेजिन कीजिएगा दैट इस बैकलॉग को भी खत्म कर देना है. अभी जब शक्ति एक्ट आएगा उसके बाद जो भी क्राइम्स होंगे उसको भी जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करना है. सो इज इट फिजिकली पॉसिबल? दैट इज द बिग क्वेश्चन. तो ये तो जब भी एक्ट आएगा, जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी, उसके ऊपर जब डेटा आएगा तो विल डिस्कस अगेन. बट दिस इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम. इतनी शॉर्ट टाइम में एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इन्वेस्टिगेशन गलत हो जाए. हमारे जस्टिस सिस्टम का मैक्सिम क्या होता है? 100 गुनेगार अगर छूट भी जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए. तो अगर इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी और अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर, इजंट इट? तो दैट इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम. इसके अलावा इस लॉ के जो प्रोविजंस है वो ओवरलैप होते हैं कहीं ना कहीं दूसरे एक्ट के साथ. मैंने आपको उदाहरण दिया आईटी एक्ट 2000. आईटी एक्ट 2000 में भी सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कुछ बदलाव आए ज़रूर है, तो उनके पिनल प्रोविजंस के साथ ये ओवरलैप ज़रूर करते हैं. इसके अलावा जो दूसरे सेक्शन है आईपीसी के, देयर ऑल्सो वी कैन सी ओवरलैप, जिसकी वजह से पोटेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकती है. इसके अलावा एक और जो प्रोविजन दिया गया है डेटा शेयरिंग. अब सिंस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से खत्म करनी है, 15 दिनों में इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है, तो पुलिस ऑफिसर, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो सीधे जाएगा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो बॉडी है, उनके पास जाएंगे, डेटा रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उनसे डेटा रिक्वेस्ट करेंगे. अब वो डेटा दे या ना दे, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, इजंट इट? क्योंकि देखिए, पुलिस ऑफिसर इज डूइंग इट. इट वुड बी ऑलवेज बेटर कि अगर एक कोर्ट ऑर्डर चला जाए इसके लिए, दैट वुड बी मच बेटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स. अब मैं नहीं चाहता, किसी ने फर्जी केस कर दिया मुझे, मैं नहीं चाहता कि कोई ऑपरेटर हो जो मेरा सारा डेटा प्रोवाइड कर दे. अगर एक कोर्ट ऑर्डर दिया गया है, देन इट इज क्वाइट वैलिड. सो अ कोर्ट ऑर्डर विच गोज फॉर डेटा शेयरिंग ऑब्लिगेशन, इट वुड बी मच बेटर. इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो है फॉल्स केसेस से जुड़ी हुई. अब देखिए, इंडिया में हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जेन्युइन विक्टिम्स होते हैं. जब केस चलता है, जब ट्रायल होता है, तो विक्टिम शेमिंग होती है, बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्वेश्चंस उठते हैं. अगर समझ लीजिए कोई विक्टिम है, वुमेन विक्टिम है, तो विक्टिम के कपड़े पहनने की जो स्टाइल है उसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं. ये कहा जाता है कि विक्टिम की गलती थी कि उन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए थे. तो अगर इस तरह की सिचुएशन में अगर ट्रायल के दौरान ऐसा हो जाए कि विक्टिम को ही गलत प्रूव कर दे कि दैट विक्टिम हैज़ रॉन्ग मोटिव्स, दैट विक्टिम इज फाइलिंग अ केस फॉर फॉल्स बेनिफिट और समथिंग, इसकी वजह से क्या होगा? एक विक्टिम है और उस विक्टिम को 3 साल की सज़ा मिल सकती है और जुर्माना भी हो सकता है. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. इन सच सिनारियोज ये जो पनिशमेंट है फॉर फॉल्स एविडेंस, ये काफ़ी एक्सटेंसिव बन गई. और बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी अंडर रिपोर्टिंग चलती है, और अगर इस तरह के प्रावधान आएंगे तो और भी ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है. डर की वजह से हो सकती है, क्योंकि अगर जब ट्रायल चल रहा है तो जो दलीलें होती हैं, वकीलों की दलीलें होती हैं, उससे केस को घुमा दे और बता दे कि इन्होंने फॉल्स केस किया, देन द विक्टिम इटसेल्फ वुड बी पनिश्ड. दैट वुड बी रॉन्ग, इजंट इट? दैट इज अ पॉसिबिलिटी. तो और भी सेफगार्ड्स आने की ज़रूरत है यहाँ पे. अगर सेफगार्ड के साथ इंप्लीमेंटेशन होगी तो दैट इज मच बेटर. इसके अलावा एक और जनरल प्रॉब्लम भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉस. अब नॉन यूनिफॉर्मिटी मतलब आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी दिशा एक्ट आ चुका है, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन है. छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं, महाराष्ट्र में आ चुके हैं, दूसरे राज्यों में नहीं आए. तो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी की दरकार ज़रूर लगेगी दूसरे राज्यों में भी. अ मच बेटर सोल्यूशन वुड बी टू गो थ्रू नीति आयोग, या फिर हम लोग इंटरस्टेट काउंसिल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे राज्यों के साथ डिस्कशन करके पॉक्सो में ही बदलाव ले आए, आईपीसी में ही बदलाव ले आए, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ले आए, बाय ब्रिंगिंग ऑल द पार्टीज टुगेदर, विच वुड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ दिस क्रिमिनल लॉज अक्रॉस इंडिया. तो ये सारी पोटेंशियल इश्यूज इन्वॉल्व हैं. हम लोग आशा करते हैं कि जब भी ये एक्ट पास होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो, और ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन निकले. अगर
शक्ति एक्ट की वर्किंग के ऊपर कोई डिस्कशन आएगी, कोई न्यूज़ आएगी, खबर आएगी, तो हम लोग जल्द से जल्द बात ज़रूर करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इफ दिस एक्ट इज वर्किंग decently, if victim harassment is not happening, then perhaps some sort of uniformity across India is needed. So let's wait and watch. Till that time, see you. Thank you for watching this video. Jai Hind.